दिल्ली में इंडिया गठबंधन चुनाव बुरी तरीके से हारा। इस हार की वजह क्या है? सवाल यहां पर एक ये भी उठता है कि क्या जनता ने जेल का जवाब वोट से दिया? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अनित सिंह दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभेंदु जी, सबसे पहले तो सर बधाई आपको। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती और 14 और 19 के परिणाम को फिर से रिपीट किया है। हालांकि आप लोगों का जो आकलन था जीत के अंतर को लेकर वो थोड़ा कम रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग जीते। इसमें हम क्या माने? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एक सबसे बड़ा नैरेटिव चलाया गया था, क्योंकि गठबंधन में यहाँ पर बड़े भाई की हैसियत में तो आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, तो उनका जो एक नैरेटिव चल रहा था जेल का जवाब वोट से, जनता ने उसको खारिज कर दिया। बिल्कुल धर्मराज भाई, पिछले 1 महीने में हमने आपके साथ और अनिल जी के साथ और धनेन्द्र भारद्वाज जी के साथ और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में, चाहे फोनों में हो या रात की डिबेट में हो, लगभग 25 डिबेटें करी और 25 में हमने एक ही बात कही कि दिल्ली की 7 सीटें हम जीत रहे हैं। और अनिल जी भी थे उसमें। आज आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता आपको नहीं मिला होगा, इसलिए आप यहाँ पे नहीं है। पर एक ही बात मैं कह रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके चुनाव, तो दल तो मिल गए पर नीचे के दिल नहीं मिले, लोगों को दिख नहीं रहे हैं। और उसी बात को मैं दोबारा कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है, संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, जो ये कह के आए थे कि बहुत ईमानदार हैं, उनके ऊपर कट्टर बेईमानी का इल्जाम लगा है, आरोप लगा है, और उसके कारण वो जेल में है और भी मंत्री जेल में है। तो जनता ने ये देखा। आज कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी होती नीचे स्तर पर भी, तब भी यही स्थिति होती, क्योंकि कोई वोट निकालने वाला नहीं था। पर यदि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ती तो उसकी पोजीशन जो पिछली बार 22% वोट की थी और अच्छी होती, ऐसा मेरा मानना है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जेल का जवाब आपने वोट देके नहीं दिया है, आपने वोट देके जवाब दिया है कि जो व्यक्ति जेल में है उसको जेल में ही रहना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, बीच में 21 दिन की बेल मिल गई थी केजरीवाल जी को पैरोल पे। हमको लगता है शायद वो भी अच्छी बात थी कि उनको पैरोल पे बेल मिली, और क्योंकि आज वो ये कह रहे होते कि हमको जेल में डाल दिया, नहीं तो हम बहुत ज्यादा जीत जाते हैं। तो जनता ने, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया है उसको सत नमन है मेरा। जी भाई साहब। ठीक है। डॉक्टर अनित सिंह जी, यहाँ पर कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे, तो आपसे इस मामले पर हमने बात की थी। आज स्पेसिफिक तौर पे मैं पूछूं, क्योंकि 4 सीटों पर गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, और दिल्ली में बड़े भाई की भूमिका में तो आम आदमी पार्टी थी। उन्होंने सबसे जोर शोर से जो मुद्दा उठाया कि जेल का जवाब वोट से, तो क्या हम ये मान के चले कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, उन्होंने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है कि आप जो एक सहानुभूति वोट लेना चाहते थे वो आपको नहीं मिलेगा? धर्मराज जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और नमन इस देश की जनता को, जिन्होंने मोदी साहब की जिस तरीके से अहंकार भरी जो सरकार थी, जिस तरीके से उनका धार्मिक ध्रुवीकरण का उनका प्रयास था, और जिस तरीके से भगवान राम के नाम का इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था, उनकी इस राजनीति का पट्टा छेद कर दिया है। ये जनादेश पूरी तरीके से मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ रहा है। देखिए, जिस तरीके से इस जो इलेक्शन के बहुत सारे टेकअवेज हैं जो हमें समझने की जरूरत है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपना जनमत दिया है, जिस तरीके से अयोध्या, काशी और मथुरा के लोगों ने अपना जनमत दिया है, वो काफी है ये बताने के लिए कि जिस तरीके की राजनीति मोदी साहब और उनकी सरकार कर रही थी, वो अब जनता को अब और मंजूर नहीं है। दूसरी बात में आपके दिल्ली के संदर्भ में जो आपने सवाल किया है, देखिए, इर्रेस्पेक्टिव की कौन सी पार्टी ने कहां पे लड़ा है, 4 पे लड़ा है, 3 पे लड़ा है, कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है,
हमने हर जगह पे 44 to 45% वोट परसेंट सिक्योर किया है। 10% की जो कमी रह गई है वो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से हमने ये बात करी थी दुनिया देश के सारे अलग अलग हिस्सों में कि ये लड़ाई कुछ चुनिंदा विषयों को लेकर है, ये हमारा जो गठबंधन है ये कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है, ये देश को अधिनायकवादी और तानाशाही से मुक्ति दिलाने का 2024 का इलेक्शन था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हमारे सहयोगी के ऊपर, जिसकी वजह से और उनकी प्रचार की जो भी मेथोडोलॉजी रही है उसकी वजह से ये 10% वोट का स्विंग नहीं हो पाया है। ये जनादेश को हम पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें मिला है पंजाब में। तो जो दिल्ली की जनता की मंशा है हम उसका पूरी तरीके से हम उसको प्रणाम करते हैं, स्वीकार करते हैं, और ये देखने की बात होगी कि किस तरीके से हम आगे चल के अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो देश की जनता ने जवाब दिया है कि किस तरीके से हमें संविधान की रक्षा करनी है, किस तरीके से जो ये तानाशाही अधिनायकवादी और दंभी सरकार चल रही थी उससे जो छुटकारा है ये जनादेश उसी का है। हम यहाँ पे दिल्ली में क्योंकि गठबंधन की हमारी कुछ लिमिटेशन थी और गठबंधन के कुछ बोझ थे, जिसमें भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो आवाज उठी थी वो भी एक मुद्दा था। हम इसकी वजह से जो हमें 10% वोट शेयर की कमी आई है उसके लिए हम आगे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन शुभेंदु जी अब इस जगह पर क्या हम ये मान सकते हैं कि अगले साल जो होने वाला विधानसभा का चुनाव है वो 2020 के चुनाव से बिल्कुल अलहदा होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त जिस तरीके से आरोपों में घिरी हुई है, उनके शीर्ष नेता जेल में, ये स्थिति 2020 में नहीं थी। तो और इसके बाद उन्होंने जो इस लोकसभा चुनाव में एक अभियान चलाया उसको भी जनता ने नकार दिया है। आने वाले वक्त में अभी सियासत और भी करवट लेंगी। वर्तमान सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव है पूरी तरीके से खुला हुआ है। जी, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आंदोलन से जन्मी जितनी पार्टियां हैं भारत के अंदर, आप इतिहास देख लीजिए, चाहे वो असम गण परिषद रहता हो, समग्र क्रांति रही हो, आंदोलन से जन्मी पॉलिटिकल पार्टियां एक बार बहुत तेजी से आती हैं और उसका जब विनाश होता है तो वो भ्रष्टाचार के ऊपर होता है। वही केजरीवाल जी का विनाश हुआ है और इसी के कारण केजरीवाल जी का जो विनाश हुआ है ये उनकी अंतिम समय आ चुका है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो कैरेक्टर है वो जनता ने देख लिया है कि अपने आप को ये कट्टर ईमानदार कहते थे, कट्टर बेईमान निकले, अपने को बड़ा कट्टर आम आदमी कहते थे पर कट्टर खास निकले। इन दोनों चीजों को लेकर जनता में आक्रोश था और ये आपको चुनाव में दिखा। दूसरा जो अनिल जी कह रहे हैं, हमारे साथी प्रवक्ता अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जितने वोट हैं उतना तो आपकी पूरे देश की 36-48 जितनी पार्टियां हैं उनको मिलाकर भी नहीं पहुंच पाए हमारे बराबर। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो हमने संकल्प लिया उससे हम पीछे रहे। तो किस बात का अहंकार आ रहा है आपको? हम 250-240 सीटों पर हैं। आप अपना टोटल देख लीजिए, आपका टोटल सब पार्टियों को मिलाकर भी हमारी सिंगल पार्टी के बराबर नहीं है। मैं मानता हूं, ये भी मानता हूं कि कहीं हमारी कमी रह गई होगी, पर आने वाले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में हम वो भी कमी नहीं छोड़ेंगे। यदि आज 400 पार आता तो वो मोदी जी के कारण आता। मैं फिर से कह रहा हूं, 400 पार आता तो मोदी जी के कारण आता। और आज जो कुछ कम आया है वो हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं की कुछ कमी रह गई होगी जो हम जनता के बीच में जाके नहीं समझा पाए, और इसको हम आगे आने वाले समय पे पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर अनिल सिंह साहब का आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरीके से 2013 में तो खैर वो स्थिति नहीं थी, 2015-2020 में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुद को असर्ट किया था दिल्ली के विधानसभा में, इस बार 2025 में स्थिति बिल्कुल विपरीत होगी, मैदान पूरी तरीके से खुला हुआ है? धर्मराज जी, देखिए, एक ये कांग्रेस का इमरजेंस का फेज चल रहा है इस समय। आप देखिए कि किस तरीके से हमने अपनी सीटें पिछले 2 बार के बाई इलेक्शन से ऑलमोस्ट डबल कर ली है।
हमें अपनी वोट शेयर कम से कम 6% का इजाफा हुआ है। पूरे देश राजनीति और किस तरीके के विचारों के परिवर्तन, राजनीतिक विचार के जो राहुल गांधी के रहे हैं, चाहे वो देश जोड़ने की बात हो, चाहे मोहब्बत की दुकान, जिस तरीके से यहाँ पे देश को और समाज को बांटने की मशीनरी काम कर रही थी, उसके खिलाफ एक स्वर में जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान एकजुट हुआ है राहुल गांधी के साथ, वो एक देखने वाली बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के बाद से दिल्ली की राजनीति का एक सुनहरा भविष्य आगे लिखा जाएगा। उसमें कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका होगी और कांग्रेस ने ये इस बात भी बताने की कोशिश करी है देश की जनता को या दिल्ली की जनता को भी कि दिल्ली की जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर कोई एड्रेस करने की क्षमता रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर रखता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आपने देखा होगा कि पिछले 10-11 सालों में जिस तरीके से दिल्ली बेहाल हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मैटर हो, यमुना की सफाई की बात हो, चाहे पानी की किल्लत की बात हो, जिससे आज इस समय 40 लाख दिल्ली वासी परेशान है। कोई भी पार्टी हो और कोई भी अन्य पार्टी और विकल्प इस समय देश के और दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। एकमात्र इकलौता विकल्प के रूप में कांग्रेस फिर से आगे आने वाली है और आगे आने वाला समय उसकी पुष्टि करेगा। नहीं, यहाँ पर और एक शुभेंदु जी, देखिए आप जीत तो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोगों का जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था। आप भले जीत गए, लेकिन जीत के शोर में जो कमियां हैं वो ढकनी नहीं चाहिए। आप लोगों ने लक्ष्य रखा था, आप भी कई बार डिस्कशन में कहते थे कि जो जीत का अंतर है वो बड़ा होगा, यानी जो 56% का वोट शेयर है वो आपका बढ़कर 60 तक जाएगा। ऐसा हो नहीं पाया। क्या इसके पीछे आप ये मानते हैं कि गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ वो एक कारण था, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई दूसरा कारण रहा? देखो धर्मराज भाई, 2019 के चुनाव में हमको 56.8% मिला था और अभी 54.2 है, लगभग 54.2, 54.8 है इस समय मेरा। तो लगभग जो फर्क आया है, ये फर्क अप्रोक्सीमेटली 5% का है। हमारा 5% वोट कम हुआ। हमको ऐसा लगता है कि जो वोटिंग नहीं हो पाई गर्मी और उसके कारण, वो भी एक इफेक्ट हो सकता है। और दूसरा, हमारा एक ऐसा और मानना है कि हम लोगों ने जनता के विषय बीच में जाके जो विषय रखने चाहिए थे वो हम शायद उसको रखने में कहीं ना कहीं, जैसे अग्निवीर विषय आया या ये आरक्षण खत्म होने की बात आई, इस तरीके की बात आई, हम अच्छी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए या हमारे विपक्ष द्वारा फैलाए गए अफवाहों को हम ध्यान नहीं रख पाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा राज जी, हम लोग को बिल्कुल अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए और वापस 2025 के चुनाव में लगना चाहिए। जो कमियां हमारे बीच में रह गई हैं उसको भी हमको ठीक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर अनिल सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिरकार ये जो परिणाम आया है, जब देश भर में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और अपनी सीटों को लगभग दोगुना कर लिया, तो फिर दिल्ली में वो चीज़ क्यों नहीं हो पाई? दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर रिजल्ट हासिल किया है कंपैरेटिवली 2019, लेकिन दिल्ली में कहाँ चूक हो गई? बिल्कुल सही बात करिए धर्मराज जी। जो कांग्रेस के लिए जनादेश तैयार हो रहा था, जिस तरीके की जन भावना बढ़ रही थी, वो सारे के सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह कांग्रेस के लिए जो सेंटिमेंट था और कांग्रेस के विचार के साथ जिस तरीके से लोग जुड़ रहे थे, आपने वो दिल्ली में भी हुआ है। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि हमारा वोट शेयर 6% बढ़ा है दिल्ली में ही। लेकिन जिस तरीके की एक कंपल्सिव पॉलिटिक्स होती है, जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति होती है, आप पंजाब में देखिए कि किस तरीके से हमने एक बहुत अच्छा फ्रंट बनाया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन दिल्ली में जब हम आते हैं तो क्योंकि जो हमारे सहयोगी जो दल थे उनके कुछ बैगेजेस भी थे, जिसकी वजह से एक भ्रष्टाचार का एक आरोप था। हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की भी जरूरत है, जो हम आगे आने वाले समय में करेंगे कि ये जनादेश
किस तरीके से था और हमें उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। लेकिन लोगों को हम शायद समझाने में ये कामयाब नहीं हो पाए कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये हमने ये अलायंस बनाया है दिल्ली में, और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके की तानाशाही सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकना था। लेकिन जो नैरेटिव बना उसमें भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा बन गया, महिलाओं के खिलाफ स्पेशली जो स्वाति मालीवाल का मैटर हुआ उससे भी कुछ वोट हम लोगों को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमारे मित्र शुभेंदु भाई कह रहे थे, ये देखिए जनादेश स्पष्ट है, और ये स्पष्ट जनादेश बीजेपी के साथ तो है लेकिन मोदी के साथ नहीं है। किस तरीके से मोदी की पूरी रैली पिछले 1-1.5 महीने का उनका पूरा नैरेटिव जिस तरीके से विभाजन पर केंद्रित था, और उनकी सीटें 60 सीटें कम होना बहुत मायने रखता है। ये पहली बार ऐसा होगा कि जब बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी। मोदी साहब को इस तरीके की सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि कोई और उनके संगठन में कोई और होगा जो इस पद को लेगा, क्योंकि जिस तरीके का स्पष्ट जनादेश आया है उसे उसको रिस्पेक्ट करना बीजेपी और उनके पूरे संगठन का भी एक दायित्व बनता है। ठीक है शुभेंदु जी, ओवरऑल दिल्ली ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ये जो 7 कमल का कंट्रीब्यूशन किया है ये वर्तमान परिस्थितियों में बहुमूल्य है, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने जैसे आंकड़ा रखा था कि 272 प्लस हो, 300 प्लस हो, 370 प्लस हो, जो भी हो, अगर उसके आसपास भी फिगर होता या 272 प्लस हो जाता तो इसकी वैल्यू समझ नहीं आती। आज उसकी वैल्यू समझ में आ रही है क्योंकि आपकी पार्टी अपने दम पर 272 के फिगर से नीचे है। ये भी एक इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को कि दिल्ली में आपका रिजल्ट उस तरीके से रहा, बगल में उत्तर प्रदेश था जहां कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था, वहां पर नतीजे बीजेपी के विपरीत क्यों गए? देखिए, मेरे को लगता है 1962 के बाद ये पहली बार है, फिर से बोला हूं, 1962 के बाद पहली बार है कि सरकार तीसरी बार बन रही है किसी एक पार्टी की, एक बड़े बनने की। 1962 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल से ज्यादा किसी की सरकार रही हो, तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है। मोदी जी के नाम को लेकर कोई विरोध नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे विपक्ष के लोगों ने जाति के आधार पर, जाति के समीकरणों के आधार पर एक बंटवारा किया, देश को बांटने का प्रयास किया, चलिए लगता है नेटवर्क का इशू है। डॉक्टर अनित सिंह साहब, देखिए जितनी बातें कही जा रही है सब लोग अपने अपने हिसाब से इस नतीजों को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से देखूं तो ये कुछ लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुल जमा जितना वोट है उससे पूरे इंडिया गठबंधन के वोट को अगर जोड़ दें तो उससे भारतीय जनता पार्टी का कुल जमा वोट ज़्यादा है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि जिस विपक्ष को पूरी तरीके से खारिज किया जा रहा था, आज जब हम लोकसभा के अंदर के सीन को सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसमें नजर आता है कि अगर सत्ता पक्ष अगर हम मान लेते हैं आज की तारीख में कि एनडीए सरकार बना रही है, तो दूसरे तरफ के जो तस्वीर को हम देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल से हम नहीं देख पा रहे थे, वो पूरी तरीके से बदला रहेगा। और संभवतः विपक्ष के लिए बड़ी कामयाबी है कि वहां पर विपक्ष मजबूत है फिगर के मामले में, संख्या बल के मामले में। धर्मराज जी, आपका सवाल बहुत जायज है। ये जीत हार की सिंपल पर्सपेक्टिव में, नंबर्स में हमें जाके ये नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि ये सरकारें पिछले 10 साल से कैसे काम कर रही थी। किस तरीके से आपने देखा होगा कि चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले तक किस तरीके से मीडिया में ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि 300, 350, 400 सीटें इनको मिल रही है और पूरा गठबंधन 100, 150, 130, 120 तक सिमट रहा है। जिस तरीके से जनमत को एक तरीके से डिरेल करने का प्रयास लगातार कंसिस्टेंट तौर पर किया गया है, जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका रही है। देखिए, हमारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका देश की डेमोक्रेसी में बहुत ऊंचा पायदान है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मैटर हो, चाहे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री साहब के देश की जो गंगा जमनी तहजीब को डिस्टर्ब करने वाली उनकी बोली और भाषा रही हो, उसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया रहा हो, किस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स,
विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देना, ये इन सब के बावजूद भी इतना बड़ा जनमत और मोदी सरकार की जो कार्य प्रणाली थी उसके खिलाफ ये मैंडेट है। हमें समझने की जरूरत है कि नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। बीजेपी की सरकार तो बन सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री, ये बार बार हमारे नेता ने भी कहा है कि 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। और ये आप देखिए कि किस तरीके से जनमत खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से उनकी विपक्ष की पार्टियां, जो सरकार के एनडीए के पक्ष की और पार्टियां हैं, किस तरीके से उनके एलाई बिहेव करते हैं, ये आगे देखने वाला विषय होगा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर अपनी छाती ठोक कर जिस तरीके से दम भरी आवाज में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, आज उनसे पूछिए कि उनकी एनडीए के गठबंधन में 38 पार्टियों का गठबंधन है और उनके गठबंधन और हमारे गठबंधन में सिर्फ 40 सीटों का फर्क है। आप एक पार्टी से मतलब नहीं रखिए, आप समझिए कि किस तरीके का उनका गठबंधन है। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया था, एनडीए की कोई मीटिंग नहीं होती थी। अब वही प्रधानमंत्री और वही बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की चलिए डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान के संविधान की, चलिए आने वाले कुछ दिन भारत की सियासत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और डॉक्टर अनिल सिंह साहब और शुभेंदु जी भी हमारे साथ जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।